हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चा ना, इसमें क्या आंसर आएगा यार? इसमें अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड रहे और उसके अंदर अगर आप चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो क्या आंसर आएगा? सेम ही आंसर्स आएंगे जो पहले आए थे या कुछ डिफरेंट आएंगे अभी आंसर्स? सर रेंज थोड़ी ज्यादा होगी। सर रेंज रेंज चेंज हो ज्यादा जाएगी होगी बस। सर। जी इफेक्टिव जी ही रहेगा। जी इफेक्टिव जी नहीं रहेगा, जी इफेक्टिव तो बदलेगा, बट हाँ आप जो कह रहे हो कि बिल्कुल रेंज जो है ना वो बदल जाएगी इसकी। क्योंकि अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी। इसमें इस पार्टिकल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की तो फोर्स होगी ही, मतलब एक एक्सेलरेशन जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक एक्सेलरेशन इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम q टाइम्स e डिवाइडेड बाय m करेंगे। तो इसमें वर्टिकल एक्सेलरेशन भी आएगी और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी आएगी, दो तरीके की एक्सेलरेशंस मिलेगी आपको, वर्टिकल डायमेंशन में और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में। बट वर्टिकल डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो इफेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन है। तो जो भी क्वांटिटीज वर्टिकल डायमेंशन पे डिपेंड करती हैं उन पर फर्क नहीं आएगा। जैसे कि प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम ये कहते हैं कि ये 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g होता है। क्या इसमें कोई फर्क आएगा? ना नो सर। नो सर। हाँ, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट y डायमेंशन के मोशन पे डिपेंड करता है, जो डायरेक्शन जो y डायमेंशन में चीज होगी उसके हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट आता है। y डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो इफेक्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट एज इट इज। मैक्सिमम हाइट y डायमेंशन पे डिपेंड करता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, कोई फर्क नहीं आएगा उस पे। बट रेंज पे फर्क आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा, ये चार्ज पार्टिकल पर राइट साइड फोर्स लगाएगा। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में आप क्या कहते थे कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट रहेगी, बट अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा कि ये इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी एक्सेलरेट करेगा यहाँ पर। दैट मींस हॉरिजॉन्टली ये पार्टिकल एक्सेलरेट करता हुआ आगे जाएगा। तो ऐसे में इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जिसको भी आप रेंज कह रहे हो, वो डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम से नहीं आएगी। अब इस रेंज को कैलकुलेट करने के लिए इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रखोगे u cos थीटा इनटू टोटल टाइम जिसके लिए इसने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट किया है अपना, और इस पूरे टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली इस पार्टिकल को राइट साइड एक्सेलरेट करता जा रहा है, तो एक फोर्स भी लगेगा राइट साइड डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन भी आएगी, तो प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम, और यहाँ पर टी स्क्वायर। बताएं सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक। सर ये ट्रेजेक्टरी पैराबोला होगी? अब ये तो मुझे पूछना था, आप ही ने पूछ लिया। एनीवे मैं खुद पूछने वाला था ये क्वेश्चन कि ये बताओ कि इसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोला होगी या नहीं होगी, क्या बोलते हो आप लोग? होगी सर। अरे वाह, कैसे भाई साहब, कैसे प्रूफ करेंगे कि ये पैराबोलिक प्रोजेक्टरी होगी? सर एक्स और वाई को टी के टर्म्स में लिख के और टी एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ, जैसे भी इन्होंने भविष्यवाणी कर दी ना कि भाई यहाँ पैराबोला ही होगा, मतलब कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो पैराबोला ही बनेगा, ये कैसे प्रूफ करेंगे यार? देखो, अगर हम किसी भी टाइम पर इस पार्टिकल को, किसी भी टाइम पर ये मान लें कि इस पार्टिकल की लोकेशन x और y है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस आगे आया और वर्टिकली y डिस्टेंस, इक्वेशंस क्या बनेगी इस x और y के लिए? आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है। तो अगर आप इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x वाली इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन फॉर x कुछ ऐसे बनेगी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू कोई टाइम t मान लेंगे, प्लस एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हाफ qe बाई m और इनटू टी स्क्वायर, ये इसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। सही है? हाँ सर। Yes, यस सर। ओके।
और वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी, y, मतलब ये कितना वर्टिकली ऊपर गया, अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y की इक्वेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा इनटू t, बट वर्टिकल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, सो माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओ, इनमें से जब t को एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेशन ऑफ t करेंगे, तो क्या x और y के बीच क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पैराबोलिक इक्वेशन आएगी? बताए, टाइम पहले तो एलिमिनेट कैसे होगा इसमें से, t को एलिमिनेट कैसे करोगे? x भी t का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, y भी t का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। श्रीधराचार्य फॉर्म दे। नहीं, श्रीधराचार्य तो लगाएंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आप मैथमेटिक्स में पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ते हो ना, कोनिक सेक्शंस का पैरामीट्रिक फॉर्म। सर एक्स वाले को हाफ ax से मल्टीप्लाई कर देंगे और y वाले को नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैथमेटिक्स में आपको पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ाते हैं, जी कोनिक सर। सेक्शन। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो ये बताइए पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक 80 स्क्वायर कॉमा 480। अच्छा, तो एक बीटी स्क्वायर रखते हो और एक 4t रखते हो ना, उसमें t का टर्म क्यों लाते थे आप? आपने कभी सोचा कि पैरामीट्रिक फॉर्म में t क्यों ला रहे? तो बराबर हो जाता है दोनों साइड डालने पे, अगर डालते नहीं, हैं ठीक। वो t का मतलब बेसिकली फिजिक्स से सर- रिलेटेड है, टाइम। t मतलब टाइम, पैरामीट्रिक मतलब टाइम, कि अगर एक डायमेंशन में टाइम की लीनियर इक्वेशन बने और दूसरे डायमेंशन में टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तब जाकर के आप कह सकते हो कि ये पैराबोलिक मोशंस होंगे। यहाँ पर x और y दोनों ही टाइम के क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। सर ये एलिप्स बनेगा क्या? नहीं, हम जो भी बने, मेरा कहने का मतलब है, हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि जो y और x होंगे ये आपस में क्वाड्रेटिक पैराबोलिक इक्वेशंस बनाएंगे? भाई x भी t का क्वाड्रेटिक है, y भी t का क्वाड्रेटिक है। तो आप सिर्फ ये कह सकते हो कि ये कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, उसको आप रेंज का नाम जरूर दे दीजिए, बट एक्चुअल में ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी। मैक्सिमम हाइट आप बोल सकते हो, बट ट्रेजेक्टरी पैराबोला होगी ये, जब तब तक नहीं बोल पाओगे जब तक आप y और x को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में न ला पाए। मैथ में कोई ऐसा कोनिक सेक्शन है जिसके पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर x में भी t स्क्वायर आता हो और y में भी t स्क्वायर आता हो? सर एलिप्स। एलिप्स मतलब ये प्रोजेक्टाइल नहीं बन रहा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये देखो, अब यहां से देखने से आपको लगेगा कि ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, यहां से आपको लगेगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, बट आपको ना एक और बात समझाते हैं। हम लोगों ने मैकेनिक्स में ये कहा था कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो ट्रेजेक्टरी हमेशा ही पैराबोला होगी। ऑलवेज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। क्या इस क्वेश्चन में टोटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है? अगर आप इसका नेट एक्सेलरेशन फाइंड करो तो एक एक्सेलरेशन ग्रेविटी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि कांस्टेंट है, और एक एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कि QE/m है, वो भी कांस्टेंट है। तो G भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट। एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, समझाता हूं एग्जांपल कैसा है। ये बताओ, जब आप इंक्लाइंड प्लेन का प्रोजेक्टाइल देखते हो, ध्यान से सुनना, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और इंक्लाइंड प्लेन को आप x एक्सिस मानते हो और उसके परपेंडिकुलर को y एक्सिस मानते हो, ध्यान से सुनना। और इसके ऊपर जब एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, तो ये बताओ इसके अंदर x और y की इक्वेशंस दोनों लीनियर आती हैं, दोनों क्वाड्रेटिक आती हैं, या एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक? कैसी बनती है जब आप प्रोजेक्टाइल को ऑन द इंक्लाइंड प्लेन रखते हो और इंक्लाइंड प्लेन को अपना x एक्सिस मानते हो और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन को y एक्सिस मानते हो?
क्या यहाँ पर ये नहीं कहते कि जी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, जी साइन थीटा वाला? यस सर। तो दोनों Yes, क्वाड्रेटिक sir. आते आप जरा रिकॉल करिए, इसमें भी तो दोनों डायमेंशंस में एक्सेलरेशन है, एक्स डायमेंशन में भी एक्सेलरेशन है, वाई डायमेंशन में भी एक्सेलरेशन है, उसके बावजूद भी इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। कहते हैं ना, अगर आप इसमें भी एक्स और वाई की इक्वेशंस लाओगे तो वो दोनों ही क्वाड्रेटिक बनेंगी। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट हो और u इसकी स्पीड हो, तो x डायमेंशन की इक्वेशन आप ये लिख सकते हो कि x विल बी इक्वल टू इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos अल्फा इनटू t, और x डायमेंशन में g sin थीटा की एक्सेलरेशन तो माइनस हाफ g sin थीटा इनटू t स्क्वायर। y डायमेंशन के लिए लिखोगे तो ये बनेगा u sin अल्फा इनटू t माइनस हाफ g cos थीटा इनटू t स्क्वायर। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बताइए पहले। यस सर। Yes, ठीक है। sir. यस Yes, सर। sir. तो ये और इसमें क्या फर्क है, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ भी आप यहाँ तो बोलते हो ना पैराबोलिक मोशन, एक्चुअली Yes, sir. हाँ। तो अब आप समझो पैराबोलिक मोशन किसको कहोगे आप? क्या आप एक्स और वाई की इक्वेशंस देखोगे या पैराबोलिक मोशन की अपनी एक अलग कंडीशंस है? कोई भी ऐसा मोशन जहां पर कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कांस्टेंट हो, यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर ही कांस्टेंट है, तो उसके अंदर बॉडी हमेशा ही प्रोजेक्टाइल यानी पैराबोलिक पाथ पर जाएगी। अब x और y में लीनियर इक्वेशन आएगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस ऑफ x एक्सिस और चॉइस ऑफ y एक्सिस क्या है। मोशन पैराबोलिक ही है, लेकिन x और y की इक्वेशंस लीनियर या क्वाड्रेटिक, ये चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसी इनक्लाइंड प्लेन के अंदर इसी इनक्लाइंड प्लेन को अगर मैं अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस की चॉइस बदल दूं और मैं हॉरिजॉन्टल को अपना x एक्सिस कह दूं और वर्टिकल को y एक्सिस कह दूं, तो इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से जब आप इक्वेशन लिखोगे तब x में लीनियर इक्वेशन आएगी और y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. यस सर। Yes. अब आप इसका ठीक है जी, अब आप इसका आंसर दो क्या है। मतलब यहाँ पर हमने एक्चुअली क्या किया, सुनो मेरी बात सुनो, क्या किया मैंने। एक्चुअल एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी की डाउनवर्ड है, तो प्रॉब्लम क्यों रेज हो रही है कि जो आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उससे डिफरेंट आपने एक्स और वाई एक्सिस मान रखा है। एक्सेलरेशन वर्टिकल है, हमने दोनों में से किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को वर्टिकल चूज नहीं किया, जिस वजह से एक्स और वाई दोनों क्वाड्रेटिक आ गए। यही काम यहां पर हो रहा है। इन दोनों का एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, इन दोनों की एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से निकालोगे तो ये आपकी टोटल एक्सेलरेशन है। यानी कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ है, ये डायरेक्शन ऑफ ए है। और क्योंकि आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को न तो एक्स एक्सिस माना हुआ है न तो वाई एक्सिस माना हुआ है, हमने अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो चूज की है वो इस एक्सेलरेशन से डिफरेंट चूज कर ली। हमने इसको वाई एक्सिस चूज कर लिया और इसको एक्स एक्सिस चूज कर लिया। क्या ये सिचुएशन इससे मैच नहीं कर रही है? जहां पर एक्सेलरेशन वर्टिकल था लेकिन आपने इंक्लाइंड एक्सिस को एक्स और वाई कह दिया है, Yes. ऐसे ही यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्लाइंड है बट आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को एक्स और वाई कह दिया है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया आपका? मोशन पैराबोलिक है ये। अगर मैं इसके जो एक्सेलरेशन वाली लाइन है अगर इसको अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेता, अगर एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को मैं अपना एक्स एक्सिस मान लेता और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को अपना वाई एक्सिस मान लेता, तो एक डायमेंशन में लीनियर इक्वेशन बनती और एक डायमेंशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। अंकुर क्लियर हुआ है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल है या नहीं है? फाइनली आंसर दीजिए। है सर है। है Yes, सर। sir. Yes, sir. है। प्रोजेक्टाइल मोशन है ये भी, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है ये।
यानी प्रोजेक्टाइल की सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन से कुछ एंगल बना रही हो, तो आप कह देना कि ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी बिना कुछ सोचे हुए। टोटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी और टोटल एक्सेलरेशन के बीच में कोई एंगल बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और चीज बता दें आपको, अगेन एक प्लस क्यू चार्ज, मास m, u वेलोसिटी से थ्रो करो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, ग्रेविटी भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर है, सपोज बीटा एंगल पर, क्या रिजल्ट बनेगा? ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी इसमें? पार्टिकल का पाथ क्या बनेगा? ग्रेविटी भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, और ये दोनों अपने आप में कांस्टेंट्स हैं। जी और ई दोनों इंडिविजुअली कांस्टेंट वैल्यूज हैं। पैराबोलिक पैराबोलिक। पैराबोलिक देखिए इस पे डाउट मत करना, फिर बता रहा हूँ, उसके लिए मुझे इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस में, तो आप श्योर शॉट ये कह देना कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा इसका। अब आगे के क्वेश्चंस ये हैं कि जब ये पैराबोलिक पाथ बनेगा तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या बनेगी, ग्राउंड से ये मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा, वापस सेम लेवल पर क्या आएगा, टाइम कितना होगा यहाँ पर सेम लेवल पे आने पे, और ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये आप निकाल सकते हैं। क्या ये पैराबोला वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा? यहाँ पे जो पैराबोला बनेगा क्या उसकी सिमेट्री वाई एक्सिस के अलावा होगी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट होगी? नो सर। ना फिर किसके अबाउट होगी? कौन सी डायरेक्शन के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला बनेगा वो? सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट है सर उसके अब आप सही बोल रहे हो, जिस तरफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगी उस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला होगा ये। नॉर्मल केसेस में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चूज करते थे तो सिर्फ ग्रेविटी होती थी, तो जो पैराबोला बनता था वो वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक बनता था। अब आप इन दोनों के टोटल एक्सेलरेशन को निकालोगे और जिधर इनका टोटल एक्सेलरेशन आएगा उस लाइन के अबाउट एक सिमेट्रिक पैराबोला का कर्व बनेगा यहाँ पर। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दें अगर, तो अब इसका आंसर समझिएगा। इसमें वर्टिकल डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन बनेगी उसमें जी भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यानी कि ई साइन बीटा, उस वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर ऊपर की साइड फोर्स आएगी जो जी के इफेक्ट को कम कर देगी। तो जी माइनस क्यू ई का जो वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है साइन बीटा और डिवाइडेड बाय मास, ये टोटल एक्सेलरेशन हो गया वाई डायरेक्शन के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी जाएगी, जिसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस बीटा इनटू चार्ज क्यू एंड डिवाइडेड बाय मास m। तो ये दो डायरेक्शंस में एक्सेलरेशंस आ गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और अब आप इसके आगे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम ऑफ लाइट 2u sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इफेक्ट ऑफ जी कम हो रहा है, जी का इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कम हो रहा है, तो हम इफेक्टिव ग्रेविटी रखेंगे जी माइनस क्यू ई साइन बीटा डिवाइडेड बाय m कर देंगे यहाँ पर। सेम चीज आप मैक्सिमम हाइट में भी कर सकते हो। और रेंज के लिए क्या करेंगे भाई? सर एक्स के कंपोनेंट में cos बीटा आ जाएगा, ई cos जब u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट प्लस x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन के हिसाब से हाफ at स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई? यस सर। यस सर। सर हाँ जी पूछो। सर हम लोग नेट एक्सेलरेशन को सर कांस्टेंट देखेंगे कि सर इंडिविजुअल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट देखेंगे? जब इंडिविजुअल कांस्टेंट होंगे तो नेट भी कांस्टेंट होगा, और अगर इंडिविजुअल में से कोई भी वेरी करेगा तो रिजल्टेंट वेरी कर जाएगा।
तो सर हम लोग अल्टीमेटली पूरे नेट को देखेंगे कि वो कांस्टेंट है, तब ये प्रोजेक्टाइल होगा। राइट। सर अगर ये दोनों ये वेरी कर रहे हो और रिजल्टेंट कांस्टेंट आए तो? हाँ, तो हो सकता है अगर आपका टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हैं तो ये हो जाएगा। देखिए कंपोनेंट, देखो आप एक्चुअली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तो हमारे चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड करते हैं। तो आप अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस का चॉइस बदलते रहोगे तो कंपोनेंट्स बदलते रहेंगे। वेक्टर थोड़ी बदल जाता है, वेक्टर आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस की सिलेक्शन से थोड़ी बदलता है कि आप किसको x मानते हो किसको y मानते हो। अब जो वेक्टर है वो एज इट इज रहेगा। आपकी x और y एक्सिस के चॉइस करने से उसके x और y कंपोनेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमेशा आप टोटल वेक्टर देखा करिए। टोटल वेक्टर मतलब टोटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियरली बोल दो कि पैराबोलिक पाथ बन जाएगा ये। ओके सर। सर अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नेट 0 हुआ तब भी पैराबोला होगा? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन सर मतलब ये क्यू साइन बीटा अगर जी को कैंसिल कर दे? हाँ तब भी होगा। सिंगल कंडीशन टोटल, देखिए अगर g और q साइन बीटा बाई m कैंसिल हो गए तो ठीक है, वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 हो गई। फिर जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट है ना। Yes, sir. यस सर। और इस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से इनिशियल वेलोसिटी का कोई एंगल बना हुआ है यस सर। तो पैराबोलिक बनेगा। बट हाँ, पैराबोला किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये चीज बदलती रहेगी। जो पैराबोला बनेंगे उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा टोटल एक्सेलरेशन वाली लाइन होगी। सर वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतने बड़े होते हैं कि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट ही हो जाएगी शायद। वो अलग बात है, लेकिन वो तो देखो अभी वो तो तब आएगा ना जब आप Q1 Q2 बाई R स्क्वायर की बात करते हो। वो नेग्लेक्ट तो तब करते हो जब दो चार्जेस के बीच के फोर्स और दो मासेस के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर होती है। यस सर। हाँ, बट जे एडवांस का ही क्वेश्चन है यार। इसी तरीके के क्वेश्चन अभी रिसेंट आया हुआ है लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर, उसमें इन्होंने ऐसा ही कुछ पूछा हुआ है। तो ये तो आपको मैंने समझाया इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या बनेगा, ये आपको इसमें समझाया अभी आपको। अब आप एक लेक्चर का एक पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज क्या होगा और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करता है, तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ चार्ज। चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। और इसको कैलकुलेट करने के दो रास्ते हैं हमारे पास। एक आप कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हो और दूसरा अभी इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे चल के पढ़ोगे आप बाय द गॉस लॉ, जहां पर फ्लक्स की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे जब चार्जेस की बात करोगे, तो चार्जेस भी कई कैटेगरीज की चार्जेस हैं हमारे पास। चार्जेस भी आप डिफरेंट टाइप के लेते हो, जिसमें सबसे पहले आप पॉइंट चार्ज की बात करोगे, उसके बाद आप लाइन चार्ज के लिए बात करोगे, फिर हम सरफेस चार्जेस की बात करेंगे और फाइनली हम बात करेंगे जो चार्जेस वॉल्यूम के अंदर होंगे। तो इनमें से कुछ को हम कूलम्ब्स लॉ से डिराइव करेंगे और कुछ को गॉस थ्योरम से डिराइव करेंगे। स्पेशली वॉल्यूम यानी स्फीयर वाले जब डेरिवेशंस करते हैं तो गॉस लॉ से करते हो फ्लक्स की हेल्प से। सरफेसेस के लिए भी हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। लाइन और पॉइंट को बेसिकली कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। इसमें एक पहला स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, पहले हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम लोग को ये पता है कि इसके सराउंडिंग स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्रिएट होगी, इस चार्ज की वजह से इसके सराउंडिंग स्पेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी उसका मैग्नीट्यूड पार्ट, अगर हम कोई भी पॉइंट P यहाँ पर चूज कर ले जो इस गिवन चार्ज से r डिस्टेंस पर हो, और अब हम इस चार्ज को अपना सोर्स चार्ज कह रहे हैं, दैट मींस कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट कर रहा है तो इससे r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड पोर्शन होता है वो आप डायरेक्टली पुट करते हो कि अमाउंट ऑफ दिस चार्ज Q
and divided by r square, kq by r square. Electric field by a point charge at smaller distance from that charge. और डायरेक्शन क्या बोलते हो आप इसके लिए, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन काम करती है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए हमको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती है वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज हमेशा आप पॉजिटिव लाओगे। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करें तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोली जाती है। तो अगर हमारे पास जो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट पी पर राइट साइड दिखाओगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है जी। यस सर। कहीं पर भी इसके आसपास कहीं पर भी, मतलब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेकर के आऊंगा और फिर ये पता लगाएंगे कि ये वाला चार्ज उसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा। तो क्योंकि सोर्स भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन की फोर्स आएगी। यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे तो इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलोगे। इधर जाओगे तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरफ आएंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी और इन्हीं चारों साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस को आप एक पैटर्न के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैटर्न बन रहा है, उसकी डायरेक्शंस का एक पैटर्न बन रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस का जो पैटर्न बनता है जब उसको आप एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हो, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या कहलाता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को चारों तरफ रिप्रेजेंट किया जाए यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एरोज, रेडियली आउटवर्ड लाइंस, रेडियली आउटवर्ड। इसको हाँ रेडियली आउटवर्ड तो है, बट इसको बोलते हो कि दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड निकालना होगा इस पूरे स्पेस में, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पुट करोगे। और अगर यहीं पर हमारे लिए सोर्स नेगेटिवली चार्ज है, जो हमारा सोर्स है वो माइनस का है, तो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर से ही निकालोगे। बट प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपके पास माइनस क्यू चार्ज का सोर्स है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है अगर, तो इसके अगल बगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए फिर से आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाओ। क्या डायरेक्शन बनेगी अगर हम यहाँ पर फिर से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं और तो सोर्स towards the negative सर charge. टुवर्ड्स नेगेटिव। अब ये डायरेक्शंस आएंगी। मतलब टेस्ट चार्ज का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को वेरीफाई करना और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को कंफर्म करना है। टेस्ट चार्ज लाने से पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी, टेस्ट चार्ज के आने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज आप सिर्फ ये पता लगा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई आप उसका नाम ही टेस्ट चार्ज कह रहे हो, तो क्या टेस्ट करने जा रहे हो भाई इसमें? किस चीज का टेस्ट हो रहा है वहां पर? टेस्ट चार्ज का मतलब उससे आप किसी चीज की टेस्टिंग कर रहे हो, तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके चारों तरफ आप रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे। तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दे तो हम चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को रेडियली इनवर्ड दिखा देते हैं। इस साइड से तो दिखा देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर ना एक और बात है, कुछ लोग इसको गलत तरीके से समझ जाते हैं। दो तीन बातें हैं जो बहुत बेसिक सी हैं लेकिन लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है। हम लोग जब ये लाइंस ड्रॉ करते हैं तो दो लाइंस के बीच में गैप रख देते हैं। यहाँ पर ये गैप क्या मतलब है कि क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? सर सर है। है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो फिर लाइन क्यों नहीं दिखाई मैंने? क्या ये सर, जरूरी है कि infinite जहां lines बनेंगी सर? हाँ पूरा प्लेन कवर करेगा। हाँ, मतलब देखिए लाइंस जब आप ड्रॉ करेंगे
अगर आप सब जगह पे लाइंस ड्रॉ कर दोगे तो पूरी पूरी एक ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी ना ये तो हमें सिर्फ डायग्राम अच्छे से दिखे उसके लिए हम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस बनाते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस, और बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इस स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मतलब ये हुआ कि क्या अगर हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के बीच में कहीं पर कोई चार्ज रखें तो क्या इस पे फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा। किधर लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड। फोर्स लगेगा। तो कभी भी आप, ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, मैं मानता हूं कि भाई सबको डाउट नहीं होता, बट मुझसे किसी एक आदमी ने पूछा था कि सर ये दो लाइनों के बीच में अगर हम चार्ज रखेंगे तो क्या फोर्स लगेगा? तो मेरा आंसर है कि हाँ लगेगा। आप कहीं पर भी रख लो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आपने ड्रॉ की है या नहीं की है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्रॉ तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ही करेंगे हमेशा। तो बिटवीन द टू लाइंस भी अगर आप चार्ज को रखते हो तो फोर्स एक्सर्ट होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग ही पार्टिकल का मोशन होगा हमेशा? मतलब जो ट्रेजेक्टरी बनेगी चार्ज पार्टिकल की, क्या वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग बनेगी? अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो सर इंस्टेंटेनियस तो अलोंग ही बनेगी। यही है। मान लो अगर मैं इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ता हूं, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ूं तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग चलेगा? यस। ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन ऑफ ट्रेजेक्टरी दोनों हर समय बराबर नहीं होंगे, वो हमेशा बराबर नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन है तो नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन अगर स्ट्रेट भी है ना तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वही आपकी ट्रेजेक्टरी बनेगी। सर और भी फोर्सेस अपना रोल प्ले कर अगर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर और रहा कोई तो फोर्स नहीं है, और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है। तो सर चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही है रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही है रेडियल, कोई और फोर्स नहीं है। तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर मोशन स्टार्ट करें उसका, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग ही जाएगा? सर चार्ज के पास अगर वेलोसिटी होगी जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी तो फिर अलग होगी ट्रैजेक्टरी। राइट। सर फील्ड लाइन तो पूरे स्पेस में है। मतलब अगर आप मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को लेते हो और उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दो, आप कुछ यू दे दो आप उसको इनिशियल वेलोसिटी, अब क्या ट्रेजेक्टरी बनेगी? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी? तो ये कुछ रफली ऐसी ट्रेजेक्टरी बनेगी, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इसको लगातार रिपेल करेगा तो ये कुछ कंटिन्यूअसली ऐसा पाथ बन जाएगा, इससे दूर होता जाएगा वो। दैट मीन्स ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग आ सकते हैं। इसके ऊपर भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन में। Is it necessary to have the same path which is given by the line of electric field? सो फाइनली तो वही हो जाएगा ना पाथ? नहीं होगा। Really, मतलब कब? आप जब ये कह रहे हो कि मतलब ओके, कब कह रहे हो बच्चा बताओ? सर जो उसकी वजह से सर उस पे फोर्स लगेगा तो सर उससे एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेशन उसको अपोज कर देगा वेलोसिटी को, एंड फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो ही हो जाएगी। देखो ये बच्चा फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी ये तो हम नहीं बता सकते अभी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी। फाइनल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तब जीरो होगी जब आप इस चार्ज पार्टिकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं, क्योंकि वो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। सर जो चेंज इन वेलोसिटी वाला वेक्टर होगा वो तो उसी के अलोंग आएगा ना, फील्ड लाइन के अलोंग? नहीं आएगा भाई। आपने यहाँ पर u वेलोसिटी दी, कुछ देर बाद वो इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, तो क्या इन दोनों वेलोसिटीज का वेक्टोरियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रही है? सर जब आप इस पॉइंट पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, जब आप आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई। तो वेलोसिटी का चेंज कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखाओगे? क्योंकि ट्रेजेक्टरी में अलग अलग जाने पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बदल रहा है साथ साथ।
तो ये अगर हम कह रहे हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो विच डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जब मोशन स्टार्ट हुआ था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, या जब मोशन खत्म हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, या बीच में देखोगे कहीं पर? यही सारे मिसकंसेप्शन हटा दो। मतलब आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से कोइंसाइड करे। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कोई और हो सकती है, मोशन किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है। सर मतलब सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है ना कभी? हो सकता है कब? सर मैं रेस्ट कह रहा हूँ होता है या नेसेसरी फिर नहीं है, नेसेसरी नहीं है, पॉसिबल है। वो तब होगा जब आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो किसी अल्फा पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ दो, आप रेस्ट से स्टार्ट करो, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होगी वो उसी लाइन पर चलता रहेगा, ये पाथ स्ट्रेट बन जाएगा, इट विल मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ। बट ये भी कंपलसरी नहीं है कि अगर आप एक पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ रहे हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग ही चलेगा, ये भी कंपलसरी नहीं है। अब बताओ आपको क्या लग रहा है कि अगर एक पार्टिकल को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी करके छोड़ा जाए, रेस्ट पे करके छोड़ा जाए, तो क्या ये जरूरी है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही होगी पार्टिकल भी उसी लाइन पे चलेगा? भूल जाओ अभी इनिशियल वेलोसिटी को। कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तो उसी लाइन और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स। यस सर उसी लाइन सर इस Yes, केस sir, में उसी तो line उसी डायरेक्शन चलेगा। ये भैया क्या हो गया तुम लोग को यार? नहीं सर जरूरी नहीं है। क्या कर रहे हो भाई आप लोग? क्वेश्चन तो सुनो, जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो जनरलाइज वे में चला करो। मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड a charged particle is released at rest. There is no other force. The particle will move along the line of electric field. Is it always true or it is true for some special cases only? सर ट्रू फॉर सम स्पेशल केसेस। So true for some special cases. कौन सा स्पेशल केस होगा वो? सर जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो इसमें इस लगेगा, मतलब वही डायरेक्शन रहेगी। हाँ। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कर्व पाथ होता तो सिर्फ वो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन में बताता। राइट, बिल्कुल 100% सही। आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कोई कर्व है, अब आप समझो कैसे होगा। लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कर्व। ठीक, हमने इस पर किसी भी जगह से एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट पे छोड़ा। भाई देखो, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग लगता है, ट्रेजेक्टरी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग हमेशा नहीं होती। जब आप इसको स्टार्ट करोगे ना, तो जब ये स्टार्ट होगा उस समय एट दैट पॉइंट तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स आएगी। बट ये इसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? आप देखो, अभी ये रेस्ट पे है मान लिया, बट कुछ टाइम के बाद तो ये मोशन में आ जाएगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये पार्टिकल इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पे चलेगा, तो कुछ टाइम के बाद इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी भी होगी, और अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पे ही चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इस पार्टिकल पर फोर्स के फॉर्म में आएगा, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग होगा। अब आप एक ऐसी सिचुएशन में चले गए जहां पर एक चार्ज पार्टिकल एक कर्व पाथ पे जा रहा है। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन द कर्व पाथ विद द फोर्स अलोंग टेंजेंट। क्या ये न्यूटन लॉ का वायोलेशन नहीं हो गया? अगर आप एक कर्व पाथ पे हो तो आपको डेफिनेटली एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स आप कर्व पाथ पर नहीं जा सकते। अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल इसी कर्व पे चलता रहेगा, तो फिर तो हर एक मोमेंट पर फोर्स अलोंग द टेंजेंट बनेगा। कर्व पाथ बिना किसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कैसे लाओगे? यस सर। यस सर।
समझ आया कंट्राडिक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर? दैट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इस केस में इस पार्टिकल का कर्व पे चलना पॉसिबल नहीं है। सो ओवरऑल समरी आप अपने माइंड में रखना, बहुत बेसिक बात है लेकिन कंफ्यूज करता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो पार्टिकल के फोर्स की लाइन है, वो पार्टिकल के वेलोसिटी की लाइन नहीं है, मोशन की लाइन नहीं है, ट्रेजेक्टरी की लाइन नहीं है। सर इस केस में तो ये सीधा जाएगा ना? ना बच्चा, कुछ नहीं कह सकते आप जब तक कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इस लाइन की इक्वेशन न दी जाए, इसकी प्रॉपर्टीज ना बताइए, तब तक हम कुछ नहीं बता सकते कि ये कौन सी ट्रेजेक्टरी पे जाएगा। मैं सिर्फ दो बातें आपको यहाँ पर ये रियलाइज कराना चाह रहा हूँ ताकि ऐसे कंफ्यूजन आपके माइंड में न रहे कि ऐसा नहीं होता है कि जहां पर लाइन नहीं है वहां पर फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। दूसरी, जिस लाइन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हो पार्टिकल उसी लाइन पर चलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इवन अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इवन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उस लाइन पे ही चलेगा अनटिल इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन ना हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेट लाइन है और वहां पर आप चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ रहे हो, तब वो लाइन ऑफ ई पे ही चलेगा, क्योंकि तब हमको इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई जरूरत नहीं। मुझे स्ट्रेट लाइन पे चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं चाहिए। मोशन अलोंग सर्किल करना है तो मुझे एक फोर्स चाहिए होता है जो सेंटर की तरफ लगे, जिसको हम सेंट्रीपिटल का नाम दे देते हैं। एलिप्स पे चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। किसी भी कर्व पे चलने के लिए आपको उस कर्व की टेंजेंट और उस कर्व की नॉर्मल के अलोंग फोर्स चाहिए। टेंजेंट के अलोंग फिर भी टेंजेंट के अलोंग नहीं है चलेगा, टेंजेंट के अलोंग फोर्स नहीं है तो हम कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहेंगे, लेकिन कर्व के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स हमेशा मैंडेटरी है, अदरवाइज कर्व मोशन नहीं हो सकता कभी। और किसी का डाउट कोई? सर हाँ सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए जो टेस्ट चार्ज लाते हैं उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना जरूरी है? हाँ वो जरूरी है। सर ऐसा क्यों? सर अगर मैग्नीट्यूड छोटा नहीं होगा तो डिस्टॉर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उस चार्ज की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। फिर देखो बच्चा, एक बात बताओ, क्या कोई चार्ज खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता? बताओ। नो सर। कोई भी चार्ज खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने ऊपर फोर्स लगाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो फिर टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यों कर रहे हैं? तो ताकि उसकी वजह ताकि उसकी वजह से सोर्स पे सोर्स चार्ज को कोई इफेक्ट ना फर्क पड़े। हाँ सर। देखो, अब ये थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है, सोर्स चार्ज पर इफेक्ट ना पड़े। एक्चुअली क्या होता है देखो, मान लो आपने कोई चार्ज क्यू लिया, प्लस क्यू चार्ज लिया। एक्चुअली ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी बच्चा थोड़ी सी एडवांस है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई एक चार्ज लिया, ठीक है, और ये स्टैटिक चार्ज है, और हम यहाँ पर कोई एक क्यू चार्ज लाए, हम एक क्यू चार्ज यहाँ पर लाते हैं ब्रॉट एट टाइम t इक्वल टू 0, और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है मान लो d। इस पे फोर्स कब लगेगा? टाइम t इक्वल टू 0 पर, मतलब जैसे ही आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे तब फोर्स लगेगा। हम Yes, दोनों sir. चार्जेस को t Yes, लाइन पे sir. लाते हैं। सुनो तो, अरे बच्चा Yes, sir. सुनो तो, मेरी बात सुनो ही सुनिए। मैं पहले वाले चार्ज को भी t इक्वल टू 0 पे ला रहा हूँ और दूसरे वाले चार्ज को भी t इक्वल टू 0 पे ला रहा हूँ, मतलब टाइम 0 पर मैं दो चार्जेस लाए, तो क्या ये तुरंत आपस में फोर्स लगा देंगे? नहीं लगता। स्पीड ऑफ लाइट से होता है। नहीं लगता, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स वेव की तरीके से ट्रांसमिट होती है। मतलब अगर आप एक चार्ज t इक्वल टू 0 पे ला रहे हो और दूसरा चार्ज आपका उससे d डिस्टेंस पर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक पहुंचने में भी कुछ टाइम लगेगा।
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में पहुंचता है। इसको अदरवाइज ऐसे समझो आप, अदरवाइज ऐसे समझिएगा। इसको अदरवाइज ऐसे समझना, सपोज ये क्यू चार्ज यहाँ पर स्टे कर रहा है, यहाँ पर वो स्टे कर रहा है और पिछले कई घंटे से ये यही रुका हुआ है और अभी इसके आसपास कुछ नहीं है, अभी इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है। अब आप किसी टाइम 0 पर एक चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस करते हो, किसी टाइम 0 पर एक चार्ज प्रोड्यूस किया, तो क्या जैसे ही चार्ज प्रोड्यूस करेंगे वैसे ही इस पर फोर्स लग जाएगा? यस सर। नहीं लगता, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं होती है, अच्छा ध्यान से नहीं लगेगा, बड़े वाले थ्योरी वाइज नहीं लगेगा आपके न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो तो इसलिए इग्नोर कर देते हो। अगर एक चार्ज बहुत देर पहले से वहां पर है और दूसरा चार्ज आप किसी टाइम 0 पर ला रहे हो, तो इस चार्ज की प्रेजेंस ये वाला पार्टिकल इमीडिएटली फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव निकलेगी, उस वेव को दूसरे चार्ज तक जाने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन स्मॉल क्यू वाले की तो वेव तो पहले ही से निकल चुकी होगी ना, तो हाँ, सुनो तो कैपिटल क्यू के ऊपर इंस्टेंटेनियस फोर्स लगेगा, लेकिन स्मॉल क्यू के ऊपर कुछ टाइम बाद फोर्स लगेगा। यस सर। यस इलेक्ट्रिक फील्ड से ट्रांसमिट होने। इसका मतलब बीच में कुछ ऐसा टाइम इंटरवल है जहां न्यूटन थर्ड लॉ काम नहीं कर रहा है। यस सर। यस सर। कुछ समय के लिए प्लस क्यू पर फोर्स लग रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए प्लस स्मॉल क्यू पर फोर्स नहीं लग रहा। एक्शन रिएक्शन कहाँ रहा इसमें? बट इसका न्यूमेरिकल्स में कोई यूज नहीं होता, इसलिए हम लोग इस थ्योरी को टच नहीं करते कभी। और इसीलिए कूलम्ब्स लॉ में कहा जाता है कि बोथ द चार्जेस मस्ट बी स्टैटिक, और वो स्टैटिक काफी पहले से हो, मतलब जब आप उनपे फोर्स देख रहे हो, जिस टाइम आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, उससे काफी देर पहले से ही वो चार्जेस आ करके वहां पर स्टैटिक हो चुके हों। बट ये हमें बता रहा ना, हमें 12th स्टैंडर्ड के किसी न्यूमेरिकल में इसको पूछा नहीं जाता, इस वजह से कोई डिस्कस भी नहीं करता है, इसको जरूरत भी नहीं है हमारे लिए। तो पहला पॉइंट बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, यानी इस पर फोर्स आप इमीडिएटली नहीं ला सकते, क्योंकि स्मॉल क्यू चार्ज पहले पिछले कई घंटे से यहाँ पर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। और अब अगर आप उसके अंदर कोई एक चार्ज लाओगे तो यहाँ पर तो फोर्स इंस्टेंटेनियस लगेगा, लेकिन क्योंकि कैपिटल क्यू को आप अभी अभी लेकर के आए हो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की जगह पर थी नहीं। ये बात समझ पा रहे हैं आपकी? नहीं? यस सर। यस सर। तो स्मॉल क्यू की वजह से प्लस क्यू पर तुरंत फोर्स लगेगी, बट प्लस क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पर कुछ टाइम के बाद फोर्स लगेगी, और वो टाइम होगा बेसिकली ये डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये है कि मान लो प्लस क्यू चार्ज पिछले कई घंटे से यहां पर पड़ा हुआ है, पास्ट फ्यू आवर्स के तहत ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर स्टे कर रहा, रेस्ट पे है, तो क्या किसी पॉइंट P पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? अगर पिछले कई घंटे से ये यहीं पर है, तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर आ चुकी होगी? यस सर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है बाय प्लस क्यू, ऑलरेडी है, पहले से ही है। अब अगर हम यहाँ पर कोई एक चार्ज क्यू लाते हैं, तो इसके ऊपर इमीडिएट फोर्स लगेगा, क्योंकि जब आप उसको लाए हो तो उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप हो चुकी है, इसके ऊपर इमीडिएट फोर्स लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्यू चार्ज को लाए, तो जब इसको लाओगे तो उसके कुछ देर बाद इसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पर जाएगी, और जब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पे जाएगी तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका चार्ज कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, इसकी लोकेशन चेंज हो सकती है। यस सर। ठीक,
इस वजह से हम कहते हैं कि जो टेस्ट चार्ज हम लेकर के आएंगे वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। क्यों? जब ये बहुत छोटा टेस्ट चार्ज होगा तो ये एक बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ 1/r² पे भी डिपेंड करता है। तो एक तो ये छोटा चार्ज छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा छोटी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो यानी प्लस क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्लस क्यू की लोकेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और तब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मेजर कर रहे होंगे वो इस प्लस क्यू की एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। भाई इस प्लस क्यू का चार्ज है, मान लो एक स्फीयर है ये, तो ये प्लस क्यू स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं प्लस क्यू स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अगर स्मॉल क्यू की वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बदल जाता है, एक तरफ चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, एक तरफ चार्जेस की डेंसिटी कम हो जाती है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बदलने के बाद अभी भी यहाँ पर पहले वाली ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? सर डिफरेंट। डिफरेंट। तो ये स्मॉल क्यू कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा? इसके आने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से थी, या इसके आने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस चार्ज की वजह से बनेगी? सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में। आने के बाद। हाँ, क्योंकि इसके आने का असर क्या हो रहा है? इसके आने का असर ये हुआ कि यहाँ पर चार्जेस की डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो एक तरीके से नया चार्ज हो गया ये। तो जब ये नया चार्ज हो गया तो ये नई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मतलब जिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मेजर करने चाहते थे, आप वो मेजर नहीं कर पाओगे। हम लोग मेजरमेंट करना चाहते थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को। हुआ क्या? इस चार्ज की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करी है फोर्स अपॉन क्यू करके, वो तो एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर दी आपने, जबकि हमारा एम था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना। क्लियर हुआ है बात? यस सर। यस सर। इस वजह से कहते हैं कि हम स्मॉल क्यू जो लाएंगे वो बहुत छोटा लाएंगे, ताकि इसकी वजह से यहाँ के चार्ज पे कोई फर्क ना पड़े, और जब यहाँ के चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल क्यू के आने से पहले थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल क्यू के आने के बाद भी रहेगी। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मेजर करने का टारगेट लेकर के आए थे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आप मेजर करके जाओगे यहाँ से। ये रीजन है स्मॉल टेस्ट चार्ज को स्मॉल रखने का। सर पर न्यूमेरिकल्स में तो बड़े चार्ज आते हैं साथ में। अरे बाबूजी मेरी बात सुनो, तुम फिर गड़बड़ कर रहे हो यार। मैं इसीलिए शुरुआत में समझाई थी ये बात, स्टार्टिंग में यही इसलिए समझाया था, मुझे पता है ये सारे डाउट्स आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेस्ट चार्ज नहीं होगा तो क्या फोर्स नहीं लगेगा? टेस्ट चार्ज नहीं होगा तो क्या, एक मिनट बताओ, टेस्ट चार्ज नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? होगी सर। होगी सर। तो टेस्ट चार्ज क्यों लाए फिर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि न्यूमेरिकल में बड़े चार्ज होते हैं, तो उसी को तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया, वो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। देखिए आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाओ चाहे ना लाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टेस्ट चार्ज लाते हो कि नहीं लाते हो फर्क नहीं पड़ता हमें। अब आप यहाँ पर छोटा चार्ज लाना चाहते हो, बड़ा चार्ज लाना चाहते हो, मीडियम चार्ज लेना चाहते हो, जैसा भी चार्ज लेकर के आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स तो लगाएगा ना। बोलो यस सर। चार्ज मेरे पास है, उसके आसपास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेट थोड़ी करेगा कि कोई चार्ज लाओ तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो पहले ही जनरेट कर चुका है। जैसे ही आप कोई चार्ज लेकर के आओगे, इसका इफेक्ट इस चार्ज के ऊपर इन टर्म्स ऑफ फोर्स आ गया F = QE। अब यहां पर हम कोई कंडीशन तो लगा नहीं रहे कि हम छोटा ही चार्ज लाएंगे। वो कंडीशन आपने तब लगाई थी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाहते थे।
अब आप बड़ा Yes, चार्ज sir. लेकर के आओ, भाई उसका असर क्या पड़ जाएगा? बड़ा चार्ज लाओगे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, बदलने दीजिए। उस बदले हुए डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो निकलेगा, क्योंकि एक्चुअल में जब इसका मोशन होगा वो तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से ही होगा ना। Yes, sir. वैसे डाउट अभी आपने जो पूछा था कि हुआ क्लियर कि नहीं क्लियर हो, पहले बताओ यार। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करना दो अलग बातें हैं। डिफाइन करने के लिए आप टेस्ट चार्ज लेते हो, बट एक्सपीरियंस करने के लिए तो हम किसी भी मैग्नीट्यूड का चार्ज ला सकते हैं, पॉजिटिव भी ला सकते हैं, नेगेटिव भी ला सकते हैं, वो सब तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपीरियंस है। सर सर आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसफर होने में समय लगता है, वो एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है सर। सर लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से बनी होती है, ऑसिलेशन से। नहीं, वो तब होती है जब एक चार्ज ऑसिलेट करे। जब चार्ज ऑसिलेट करता है तब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन बन करके आएगा। नहीं सर, आपने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं के नहीं, फॉर्म मेरी में बात सुनो, ट्रांसफर मैं होगी। आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वैसे ही मैंने कहा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड पर, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करेगी, मैग्नेटिक फील्ड साथ में ट्रेवल नहीं करेगी इसकी। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनालॉग लेकर के प्रॉब्लम समझ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आप चाहते हो ट्रेवल करे तो उसकी अलग कंडीशंस हैं, उसके लिए फिर इस चार्ज को अपनी जगह पर ऑसिलेशंस करनी पड़ेगी, एक्सेलरेट करना पड़ेगा इसको। एक्सक्यूज मी सर। सर हम लोग क्या ये रीज़न दे सकते हैं बड़े चार्ज ना होने का? क्योंकि अगर हम लोग बड़े मास और बड़े चार्ज का कोई पार्टिकल ले आएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस पर नॉर्मल इंसिडेंस करेगी 90 डिग्री पे, तो वहाँ से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बनेंगी वो फ्रिंजिंग इफेक्ट में आ जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल, डिस्टॉर्शन वही तो हुआ। यस सर। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बात कर ले फाइनली। ये सब तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा, बट जो पॉइंट हमको समझाना था यहाँ पर जिस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, ट्रेजेक्टरी और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन अलग अलग हो सकती हैं, स्पेशल केस में सेम भी हो सकती हैं, दोनों बातें हैं। बाकी जिस पॉइंट पर हम अपना कंक्लूजन ला रहे थे वो ये था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इससे r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है वो k × q/r² क्रिएट होती है, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन इससे बाहर की तरफ। और अगर आप एक -q चार्ज लेके आते हो पॉइंट शेप का, तो इससे r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसका भी फॉर्मूला kq/r² होगा, और डायरेक्शन इसकी जो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज दिखाते हो आप। तो ये एक +q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, -q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शंस का फर्क है इसमें। ये हमारा कंक्लूडिंग पॉइंट है यार। ठीक है जी बच्चे? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मतलब 2 चार्जेस 3 चार्जेस की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये सब पढ़ोगे आप, बट उसके लिए अब आप नेक्स्ट क्लास का वेट करें। ठीक है, और थोड़ा सा आप अभी बताना कि पैटर्न ये चलेगा या फिर वापस लैपटॉप वाले पैटर्न पे ही आ जाए। यही सही है सर ये बहुत अच्छा है। नहीं सर ठीक है, सही है। सर नोट्स, बेटर है। सर नोट्स मतलब कौन से वो? नहीं, इसमें तो फिर आपको रजिस्टर लेके जैसे आप क्लास में बैठते हो वैसे यहाँ बैठना पड़ेगा। यस सर। सर तो कुछ लिखा नहीं सर। ये ठीक है सर। तो अभी तो हम भेज देंगे, बट आगे से लेके बैठिएगा। ठीक है, चलो जी बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।